हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिवा खान और आज हम द सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? सोशलिज्म इन यूरोप। ये वाला टॉपिक हमने क्लियर किया। उसमें हमने देखे कि कितने अलग अलग तरह की सोसाइटी थी। मीन्स रेडिकल थे, लिबरलिज्म थे और जो सोशलिज्म सोसाइटी थी। ये सारी बातें हमने पढ़ी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो रशियन रिवॉल्यूशन क्या है? रशियन रिवॉल्यूशन मीन्स रशिया में एक रिवॉल्यूशन का मतलब रिवोल्ट होना, जैसे किसी चीज़ के अगेंस्ट बात करना। ठीक है, तो यहाँ पे रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन दो पार्ट्स में हुए, एक फेब रिवॉल्यूशन और एक अक्टूबर रिवॉल्यूशन। फेब रिवॉल्यूशन मतलब मंथ के नाम, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन। फेब रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? जो मोनार्क थी, मीन्स जो किंग की जो पावर्स, ये सारी चीज़ें थी, वो डिक्लाइन हो गई। मीन्स किंग को उनकी पावर से हटा दिया गया। फेब रिवॉल्यूशन में क्या होता है? किंग को उनके पद से हटा दिया जाता है। मीन्स जो मोनार्क रहती है, मोनार्क सिस्टम रहती है एक कंट्री में, उसे हटाया जाता है। ठीक है, और वहीं अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या होता है? सोशलिस्ट पार्टी पहली बार पावर में आता है। ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये होता क्यों है, किंग को क्यों हटाया जाता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं फ्लैशबैक में जाना, तो इसके लिए भी ये स्टोरी समझने के लिए कि क्यों फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ और क्यों अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ और क्यों रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, ये जानने से पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं। ठीक, द रशियन एम्पायर इन 1914 से हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन किस तरह से था। In 1914, टसार निकोलस सेकेंड रूल्ड इन रशियन एम्पायर। वहाँ के रूलर कौन थे? टसार नाम था उनका, टसार निकोलस टू। टसार निकोलस सेकेंड was the king of Russian Empire. ठीक है, the Russian Empire include रशियन एम्पायर बेसिकली कहाँ फैली थी? मॉस्को, फिनलैंड, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सारी कंट्रीज में रशिया का पूरा फैलाव था और मीन्स किंग का रूल भी उस तरफ था। The majority religion was in Russia Orthodox Christianity, which has grown out to the Greek Orthodox. रशिया में बेसिकली कौन थे? क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स, मीन्स स्पेसिफिकली ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे। ठीक है, और ग्रीक थे, और ग्रीक लोग जो बहुत ज़्यादा ही बिलीव करते थे ग्रीक उसमें। ठीक है, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड, बट रशिया में कैथोलिक्स भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे, लेकिन वो माइनॉरिटी में थे। क्लियर? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब यहाँ की रशिया में हम देख लेंगे कौन था राजा, कितने कैसे लोग थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century, about 85% of Russian Empire population earned their living from agriculture. Basically 85% ऑफ जो लोग थे वो फार्मिंग के थ्रू या एग्रीकल्चर के थ्रू अपना जीवन यापन करते थे। मीन्स दे लेड देयर लाइफ। In the empire, cultivator produced for the market. In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own need, and Russia was major exporter of the grains. देखिए, रशिया में इतनी फसल होती थी कि वो अपने लिए भी रखते थे, जो किसान थे एक्स्ट्रा थे वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे, मीन्स बाहर भेज दिए जाते थे। Industries were limited in the number. Large factories existed alongside craftsman workshop. इंडस्ट्रीज वहाँ पे थी, बट बहुत रेयरली इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटल डाउन थी, बहुत रेयरली। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। उस इंडस्ट्रीज के आसपास क्राफ्टमैन होते थे। अब आपको दो डिफरेंस समझना है लेबर और क्राफ्टमैन में। लेबर क्या होते हैं? मजदूर होते हैं,
और क्राफ्ट्समैन क्या होते हैं, कारीगर होते हैं। किसी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो गोल्ड बनाता है, ना, वो क्राफ्ट्समैन कहलाते हैं। कि जो पेंट करता है वो क्राफ्टमैन होता है। जो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों में काम करता है वो क्राफ्टमैन होता है। और लेबर्स कौन होते हैं, लेबर्स मजदूर किसी भी काम में लग जाते हैं, वो होते हैं लेबर्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है और बहुत अच्छे से आपको लेबर्स और क्राफ्टमैन में भी डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन रशियन रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। जैसे ही रशिया में रेलवे की शुरुआत हुई, तो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो रशिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, इसी वजह से कोल, आयरन, स्टील प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब 2 से 4 गुना तक का जो आयरन, स्टील और कोल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। ठीक, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्री। मोस्टली इंडस्ट्रीज बहुत रेयरली थे और मैंने आपको बताया 85% ऑफ द पीपल वर्क इन एग्रीकल्चरल फील्ड, तो बहुत कम लोग इंडस्ट्रीज में थे। और उनमें भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो प्राइवेट थे, उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी था इंडस्ट्रीज। ठीक है, गवर्नमेंट सुपरवाइजेस लार्ज फैक्ट्रीज टू एंजॉय मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था, वर्कर्स को लिमिटाइज करने की उनके हित में बात किया गया कि उनको वेजेस इतने मिलने चाहिए, उनको इतने घंटों की काम कराने चाहिए। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वो लैक हो रहा था। गवर्नमेंट देख जरूर रही थी, लेकिन प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करा रहे थे, वही बताया गया है। बट रूल्स ब्रोकन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। ये जो रूल्स गवर्नमेंट के थ्रू बने थे वो टूट रहे थे, लेकिन वो काम नहीं आया। ठीक है, द स्मॉल वर्कर्स दे वर्क समटाइम्स 15 hours compared with 10 to 12 hours in फैक्ट्रीज। मिनिमम जो लोगों की वर्किंग आवर्स थे वो 15 hours थे, उसे कम करके 10 to 12 hours करा गया इन फैक्ट्रीज। अकोमोडेशन वाज गिवन टू डोरमेट्रीज। मैंने अकोमोडेशन मीन्स लोगों की रहने की व्यवस्था एक डोमेट्री में की गई। डोमेट्री क्या होती है, एक लंबा सा हॉल रहता है जहाँ पे लोगों को भरा जाता है और उसमें एक ही वॉशरूम रहता है। ठीक है, तो डोमेट्रीज उसे कहते हैं। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। वर्कर्स डिवाइडेड थे ग्रुप में, बट कभी भी जैसे कोई भी स्ट्राइक करनी होती तो वर्कर्स एक ग्रुप में आ जाते थे कि हाँ हमको स्ट्राइक करना है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है, हम इसके लिए स्ट्राइक करना चाहते हैं। तो वर्कर्स की जो यूनिटी थी। ठीक है, मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड एज एरिस्टोक्रेट्स अमंग द वर्कर्स। जो मेटल वर्कर्स थे, जो मेटल के काम करते थे, उनके जो वर्कर्स थे वो अपने आप में सुप्रीम मानते थे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया मेटल वर्कर्स क्राफ्टमैन ही थे ना। ठीक है, और जो बाकी वर्कर्स थे उनसे अपने आप को सुपीरियर मानते थे। विमेन वर्कफोर्स वाज अराउंड 31%। वहां पे औरतें भी काम करती थी, विमेन भी काम करती थी, और उनके वर्कफोर्स थे अराउंड 31% इन इंडस्ट्रीज। बट उन्हें वेजेस कैसे पे करते थे, कम पे करते थे। ठीक है, स्ट्राइक गॉट फ्रीक्वेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन 1896 और 97 में। स्ट्राइक लोगों का, किसका स्ट्राइक, वर्कर्स के स्ट्राइक बहुत रेगुलर हो गए थे 1896 और 97 के दौरान। और मेटल इंडस्ट्रीज की जो स्ट्राइक्स थे वो बढ़ गए थे 1902 मींस 1902 के दौरान। ठीक है, पीजेंट्स हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी अनलाइक फ्रेंच पीजेंट्स। जैसा कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा, पीजेंट्स कुछ रेस्पेक्ट करते थे अपने जो नोबल्स थे उनकी। बट यहाँ पे जो रशियन रिवॉल्यूशन में, यहाँ पे पीपल वर नॉट बॉदर्ड कि वो हमारे सीनियर है या हमारे नोबिलिटी है, बिल्कुल उनकी केयर नहीं करते थे। इंसिडेंट्स लाइक रिफ्यूज टू पे रेंट और इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड इंक्रीज। अब पीजेंट्स लोगों का मर्डर करने और रेंट को डायरेक्टली रिफ्यूज कर देते थे कि हम आपको रेंट नहीं पे कर रहे हैं, आपको जो ठीक लग रहा है आप पैसा करिए। ठीक है, इन 1905
Such incidents took place all over Russia. इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत सारे प्लेसेस में होने लगे, ठीक है, कि लोगों को रेंट नहीं, लैंडलॉर्ड्स को रेंट पे नहीं करना, और जो लोग रेंट लेने जाते थे उनको मर्डर कर देना। तो ये सारी काफी बातें होते रही। और देखते हैं और क्या क्या रीजन थे रशिया में। तो Russian peasants were the only peasants which pool their lands and their commune divide it according to their needs। देखिए क्या होता था, सपोज एक जगह पे कॉटन की खेती अच्छी हो रही है, ठीक है, एक जगह पे वीट की खेती अच्छी हो रही है, एक जगह पे बाजरा की खेती अच्छी हो रही है। अगर एक पर्सन आया कम्यून के पास, ठीक है, वो बोलता है कि मुझे कॉटन की खेती करनी है, तो जो कॉटन की खेती के लिए बेस्ट लैंड होगा वो प्रोवाइड करता है उस पीजेंट को, कौन, कम्यून। तो ऐसा कहा गया है कि जो रशियन पीजेंट्स थे वो काफी समझदार थे, और जिसको जिस खेती की जरूरत पड़ती थी उस खेती के उसके लिए अप्रोप्रिएट लैंड प्रेजेंट करते थे, कौन, कम्यून। तो ये काफी इजी और हेल्पफुल मेथड था। अब पढ़ेंगे हम सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म किस तरह से रशिया में आया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले जो भी सोशलिस्ट पार्टी बनी थी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनी हो वो इलीगल थे, ठीक है। द रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंड इन 1898। देखिए ये समझिए 98 में एक पार्टी बनी थी और एक 1900 में एक पार्टी बनी थी, तो देयर वर टू पार्टीज, ठीक है। रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी एक पार्टी थी जो 1898 में बनी थी बाय द सोशलिस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही ये काम करती थी। दे ऑपरेटेड एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट चलते थे, मींस इलीगल वे में ऑर्गेनाइज करते थे। इट सेटअप्स न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। ये पार्टी क्या करती थी, ये न्यूज़पेपर प्रिंट करती थी, लोगों को इकट्ठा करती थी, मींस वर्कर्स को इकट्ठा करती थी, और जहां पे भी स्ट्राइक कंडक्ट करना रहता था और ये लोग स्ट्राइक्स कंडक्ट कराते थे, मींस जहां पे भी स्ट्राइक होना होता था तो ये पार्टी वहां पे स्ट्राइक कराती थी। दे फॉर्म सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। मैंने अभी आपको बताया था दो पार्टी बनी थी, एक रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो कि 1900 में बनी थी, ठीक है। अब इस पार्टी का क्या काम था देखते हैं। इट स्ट्रगल टू गिव पीजेंट्स द राइट ओवर लैंड बिलोंग टू नोबल्स। अब ये पार्टी क्या करती थी, जो नोबल्स के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी लैंड है, वो चाहती थी कि पीजेंट्स में इक्वली डिवाइड हो। देखिए अब पीजेंट्स कुछ रिच भी थे, कुछ पुअर भी थे, कुछ इस पार्टी के अगेंस्ट भी थे, कुछ पार्टी के फेवर में भी थे, तो ये चाहती थी सबको इक्वली मिले, ठीक। अब इनमें भी दो पार्टी कंडक्ट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक डिसएग्री विद द सोशल रिवॉल्यूशनरी अबाउट द पीपल। जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो पीजेंट्स के बारे में उतनी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि इनका कहना था कि पीजेंट्स कुछ रिच हैं, कुछ पुअर है ना, सबको इक्वली नोबेल से लेके इक्वली डिवाइड करना है, दैट वाज नॉट। अब जिसके पास ज्यादा लैंड और प्रॉपर्टी होगी तो उसको तो और मिलेगा, ठीक है, इसलिए दे वर डिसएग्री विद दिस। लीनिन वाज द पर्सन हु स्पेशली डिसएग्री करते थे कि लोगों में इक्वली डिवाइड नहीं होना चाहिए, मींस जिसको जरूरत है उसे ही मिलना चाहिए। As he felt that the peasants were not a social group and party was divided। अब क्या कहते हैं, पीजेंट्स है, सोशल ग्रुप नहीं है, सारे पीजेंट सोशली इन्वॉल्व नहीं है। अभी मैंने उसका रीजन बताया, किसी के पास ज्यादा पैसे है, किसी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो जिसके पास कम है उनको दो। लीनिन का कहना था जिनके पास कम है उनको प्रोवाइड करो। तो पार्टी इस तरह से दो लोगों में बंट गई, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। बोल्शेविक्स वर दोज हु वर इन द फेवर ऑफ लीनिन। जो लीनिन के फेवर में था वो लोग बोल्शेविक थे, और जो लीनिन के फेवर में नहीं था, मींस जिनका ये कहना था कि पूरे पीजेंट्स नोबेलिटी की
सारी प्रॉपर्टी इक्वली हर पीजेंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये ना देखा जाए कि वो कितना रिच है वो कितना पुअर है, ये देख के लोगों में बांट दिया जाए। तो उनको क्या कहते थे, मेंस विल, और इनको गर्ल्स विल। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अक्यूमुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। मैंने, आप याद करिए, मैंने आपको बताया था एक फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एंड द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। इससे पहले एक और रिवॉल्यूशन हुआ जिसका नाम है 1905 रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ और इसकी बेसिक जरूरत किस तरह से पड़ी ये देखेंगे, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा तो बैकवर्ड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1904 की बात है। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब किंग का रूल था, ठीक है। तो रशिया में किंग का रूल था। जार, किंग के रूलर कौन थे, जार। द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। इस सेंटेंस का मतलब है जो जार थे वो उन्हीं का ही राज चलता था, वही पनिशमेंट देते थे, उन्हीं के ही डिसीजंस को मानने दिया गया था, ठीक है। तो ही वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, वहां पे कोई भी पार्लियामेंट नहीं था। इन 1904, अब आई बात 1904 की, the price of essential goods was rose so quickly। 1904 में जो एसेंशियल चीजें हैं उनके जो प्राइजेस में हाइक आया, मींस बढ़ोतरी है, ठीक है। द रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। और जो वेजेस थे, जब कोई भी चीज बढ़ती है तो उनके वेजेस कम होने लगते हैं, मींस जो वर्कर्स थे उनके वेजेस कम पड़ने लगे। 20% ऑफ द वेजेस वर डिक्लाइंड। और उसी दौरान when 4 members of a Putin iron works, मतलब एक प्यूटन आयरन वर्क एक इंडस्ट्री थी, वहां पे 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया, ठीक है। देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, इसी तरह वहां पे एक इंडस्ट्रियल एक्शन हुआ, ठीक है। तो द बेसिक रीजन वाज इंडस्ट्री से 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया, ठीक है। अब आपको पहले भी मैंने बताया था यहाँ पे वर्कर्स की यूनिटी थी, ठीक है। जब यहाँ पे पता चला कि वहां पे 4 वर्कर्स को निकाला गया तो सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से भी ज्यादा वर्कर्स ने स्ट्राइक अनाउंस कर दिया, है ना, डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन द वेजेस। यहाँ पे इनकी मांग ये थी कि 15 to 16 आवर्स उनसे काम कराया जाता था, वो टाइम डिक्रीज हो और इनकी वेजेस पे इंक्रीमेंट हो, ठीक है। ये उनकी डिमांड थी। When the position of workers led by Father Gapon, जब ये बात फादर गेपॉन, एक पर्सन थे फादर गेपॉन, वहां उन तक पहुंची तो उन्होंने क्या किया, reached the winter palace। वो विंटर पैलेस में रहते थे। It was attacked by the police and the Cossacks। मीन्स जब तक यहाँ तक ये बात लोग वहां पे पहुंच रहे थे, विंटर पैलेस में पहुंच रहे थे, तब तक गेपॉन के कहने पे पुलिस और कोसैक्स का अटैक करा दिया गया। कोसैक्स कौन, पुलिस के हायर अथॉरिटी को कोसैक्स कहते हैं, जो कि घोड़े में चलते थे उस दौरान, ठीक है। तो अब गेपॉन ने तो कह दिया कि आप अटैक कर सकते हैं सारे वर्कर्स के ऊपर। तो अराउंड over 100 workers were killed and 300 were wounded, means उन्हें चोट लगी, ठीक, और 100 वर्कर्स मारे गए, किनके द्वारा, पुलिस एंड कोसैक्स के द्वारा। This incident was later known as Bloody Sunday, क्योंकि वो स्पेशली संडे के दिन हुआ था तो इसीलिए उसे ब्लडी संडे कहा गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते started a series event that became known as 1905 revolution। यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट होता है जिसको कहा गया 1905 revolution, ठीक है। Strike took place all over the country and universities। स्ट्राइक कहाँ हुआ, ऑल ओवर दी, पूरे रशिया में और रशिया के बाकी एरिया में जहाँ पे जार का पूरा किंगडम फैला था उस एरिया में, और यूनिवर्सिटीज में भी शट डाउन करने लगे। अब यहाँ पे जार को लगा कि मैं इतने लोगों को मरवा चुका हूँ, शायद ही मेरे अगेंस्ट अब कोई खड़ा होगा, तो उतने में ही स्ट्राइक टुक प्लेस ओवर द कंट्री। अब पूरे कंट्री में स्ट्राइक को लागू अब पूरी कंट्री में स्ट्राइक लागू होने लगा। लोगों का ये थॉट था कि जार अपने अकॉर्डिंग किस तरह से किसी लोगों को मरवा सकता है,
है ना। उनका कहना था कि लोग जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी में जो स्ट्राइक होते थे, वहां पे स्टूडेंट्स का कहना था हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास कोई भी लिबर्टी नहीं है, कोई भी सिविल लिबर्टीज नहीं है, मतलब कोई राइट्स ही नहीं है जिसके लिए हम लड़ सके। तो हमको राइट्स चाहिए, हमको रशिया में राइट्स चाहिए, हमको हमारे कंट्री में राइट्स चाहिए। पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहां के लोग अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे और डिमांड करने लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे यहाँ होना चाहिए। The Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament और the Duma। अब जार को लगा कि मुझे इनकी बात माननी ही पड़ेगी, तो जार ने क्या किया, एक कंसल्टेटिव असेंबली, एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या उसे डूमा भी कहा गया था उस दौरान, तो जार ने एक वो बनाया, एक डूमा या कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाया। जार डिसमिस, अब जार था होशियार बंदा, जार ने क्या किया, फर्स्ट 75 डेज में फर्स्ट डूमा को गिरा दिया, मींस उसने कहा कि ये इट्स नॉट वर्किंग आउट, और सेकंड डूमा में, और सेकंड डूमा होने तक, मींस सेकंड इलेक्शन होने तक 3 महीने का गैप किया। उस दौरान तो किसकी चली, जार की चली, ठीक है। और जब थर्ड डूमा और जब थर्ड इलेक्शन आया तो वहां पे कंजर्वेटिव पार्टीज को बैठा दिया गया। अब याद करिए कंजर्वेटिव पार्टीज कौन थे, यस कंजर्वेटिव पार्टीज वो थे जिन्हें कोई भी चेंज नहीं चाहिए था, और कोई भी और चाहते थे कि अगर कोई चेंज आए तो भी धीरे धीरे आए। तो अब प्रॉफिट किसका हुआ, जार का हो गया, क्योंकि लोग तो चाहते ही नहीं है तो कोई अमेंडमेंट बनाएंगे ही नहीं, कोई नया इनोवेशन की बात करेगा नहीं, तो इस पे पूरा फेवर जार का था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट था। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में या इन दोनों पार्ट्स में कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इन दोनों चैप्टर्स में कोई भी डिफिकल्टी लगे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। टिल देन, थैंक यू।